नमस्कार दोस्तों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जैसा कि राष्ट्रपति के बारे में हमने पिछली क्लास में कुछ हद तक बातें की थी। आज हम आगे चर्चा करते हैं राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति की पिछली क्लास में हमने देखा कि हमने अनुच्छेद 60 मतलब शपथ के प्रावधान तक, मतलब राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। प्लस अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का यानी सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम जज उनको दिलाता है, यानी वरिष्ठतम न्यायाधीश उसे शपथ दिलाते हैं और शपथ लेते हैं वो संविधान की शपथ लेते हैं राष्ट्रपति। अगर अब अगर आगे बात करते हैं हम अनुच्छेद 61 में क्या लिखा है? 61 में लिखा है महाभियोग की प्रक्रिया। 61 में लिखा है महाभियोग की प्रक्रिया। इसे बताने से पहले कुछ बातें मेरी सुनना थोड़ा, कुछ बातें हम बात करते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया ये राष्ट्रपति के खिलाफ कैसे लगती है? महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के खिलाफ संविधान के उल्लंघन करने पर लगती है। संविधान के उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति के खिलाफ ये प्रक्रिया चालू होती है। अब ध्यान देना, सदन के किसी भी सदन में, यानी संसद के किसी भी सदन के अंदर यह महाभियोग की प्रक्रिया हम कर सकते हैं। जैसा महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में पारित हुई, समझो मेरी बात को, संविधान के उल्लंघन पे राज्यसभा में इनकी प्रक्रिया महाभियोग की शुरुआत हुई। और शुरुआत ध्यान देना, राज्यसभा के कुल सदस्यों की 1/4 सदस्य है, 1/4 सदस्य ये जो क्या काम करेंगे, 1/4 सदस्य क्या काम करते हैं, ये अपना 14 दिन पहले, कितने दिन पहले, 14 दिन पहले एक पत्र राष्ट्रपति को भेजते हैं हस्ताक्षर करते हुए संविधान के उल्लंघन पर राज्यसभा के कुल सदस्य के 1/4 सदस्य वो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को अपना पत्र भेजते हैं। और ये पत्र 14 दिन बाद कहां आता है? वापस राज्यसभा में। और राज्यसभा में अगर यह आरोप जो साबित होता है वो सही माना जाता है और 2/3 बहुमत से अगर यह पारित हो जाता है, यानी पास हो जाता है, तो फिर यह अगले सदन में जाता है। और अगला सदन कौन सा है? लोकसभा। अगला सदन कौन सा है? लोकसभा इसके ऊपर एक जांच समिति बिठाता है। क्या बिठाता है? जांच समिति बिठाएगा। उस जांच समिति के अंदर या तो राष्ट्रपति खुद उपस्थित हो सकते हैं या फिर अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं इस जांच समिति में। अगर यह आरोप लोकसभा में भी सही ठहराया जाता है, यानी पारित हो जाता है किससे? 2/3 बहुमत से, तो यह राष्ट्रपति अब स्वतः ही अपना पद त्याग देंगे। ध्यान रखना, दोनों सदन में 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। एक बात और ध्यान देना, अगर मैं ये कहता हूं कि राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास हो गया लेकिन लोकसभा में नहीं हुआ, तो यह महाभियोग की प्रक्रिया रद्द मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? रद्द मानी जाएगी। राष्ट्रपति अपने पद पर स्वतः बने रहेंगे। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। इस बात का भी ध्यान देना, अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। अब हम इसको विस्तार से लिखते हैं, एक एक यहां तक समझ में आ गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के उल्लंघन करने पर लगती है और संसद के किसी भी सदन के अंदर, चाहे वह राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसमें 1/4 सदस्य क्या करते हैं? राष्ट्रपति को 14 दिन पहले पत्र लिखकर उनको संदेश भेजते हैं कि हमने संविधान के उल्लंघन पर आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया जारी की है। जो 14 दिन बाद वह पत्र उसी सदन में आएगा जिस सदन से वह भेजा गया था। उस सदन में अगर यह आरोप साबित होता है, 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, तो वह नेक्स्ट अगले सदन में जाएगा और अगले सदन में वहां पर एक जांच आयोग बैठा जाएगा। उस जांच आयोग ने राष्ट्रपति
खुद या फिर अपना प्रतिनिधि भेज सकता है, और वह प्रक्रिया अगर सही पाई जाती है और 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति स्वतः ही क्या हो जाते हैं, अपने पद से त्याग देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। अर्ध न्यायिक मतलब समझ गए, किसी न्यायालय के द्वारा नहीं, सिर्फ संसद के द्वारा। अगर ये बात मैं कहूं कि राष्ट्रपति की इस महाभियोग की प्रक्रिया में कौन भाग लेते हैं, मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेंगे। मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य इस प्रक्रिया के अंदर भाग लेंगे। सिर्फ यह जो महाभियोग है सिर्फ संसद में ही चलाया जाएगा। राज्यों की विधानसभा के अंदर ऐसी कोई भी प्रावधान नहीं है और न ही ऐसी कोई प्रक्रिया है। इस बात की अच्छी तरह से ध्यान रखना। अब हम लिखना प्रारंभ करते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया लिखना प्रारंभ करते हैं। लिखते हैं। राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन पर करने पर महाभियोग की प्रक्रिया जारी की जाती है। लिखो आगे। संसद के किसी भी सदन में जैसे राज्यसभा में यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जैसे राज्यसभा में कुल सदस्य के 1/4 सदस्य राष्ट्रपति को 14 दिन पहले पत्र हस्ताक्षर करके भेजते हैं। ठीक है, आगे देखो। यह पत्र 14 दिन बाद संसद के उसी सदन मतलब राज्यसभा संसद के उसी सदन मतलब राज्यसभा लिख लेना। यह पत्र 14 दिन बाद संसद के उसी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। अगर यह आरोप 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो यह आरोप अगले सदन मतलब समझो कि लोकसभा यह आरोप अगले सदन यानी लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, यह आरोप अगले सदन में लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। लोकसभा इस आरोप पर
इस आरोप पर जांच आयोग बिठाता है। लोकसभा इस आरोप पर जांच आयोग बिठाता है। इस जांच में ऐसे भी लिख सकता है, इस जांच में राष्ट्रपति स्वयं या अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं। अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हो गई बात समझ में? इस जांच में राष्ट्रपति स्वयं या अपना प्रतिनिधित्व भेज सकते हैं अपनी बात रखने के लिए, अगर यह आरोप लोकसभा में भी साबित हो जाता है, और यह 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति स्वयं अपना पद त्याग कर देंगे। स्वयं अपना पद त्याग कर देंगे। ठीक है। अगर यहां पे मैं बताऊं आपको, एक जैसे नोट लगाकर लिख सकते हैं हम यहां पर, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं अर्धन्यायिक प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अर्धन्यायिक प्रक्रिया। क्या कहते हैं भाई? इस प्रक्रिया को हम अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। और लो, और लिखा देता हूं इसके अंदर, और लिख लो। संसद के निर्वाचित व मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। आई बात समझ में? दोनों सदस्य क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। संसद के निर्वाचित व मनोनीत दोनों सदस्य क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। और ये भी ये भी सुन लेना या लिख लेना आप कि अगर एक सदन में पास होता है और दूसरे सदन में पास नहीं होता है तो वह महाभियोग की प्रक्रिया रद्द मानी जाएगी। राष्ट्रपति अपने पद पर रहेंगे। राष्ट्रपति अपने पद पर रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अगले अनुच्छेद की। अगला अनुच्छेद क्या है? 62। 62 अनुच्छेद क्या कहता है? राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद के भरने की प्रक्रिया। मतलब समझो, जैसे राष्ट्रपति ने अपना किसी कारणवश त्याग पत्र दे दिया, या फिर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, या राष्ट्रपति जी बीमार स्वस्थ नहीं है
और वह अपना पद त्याग कर देते हैं, तो उसको पुनः भरने की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 62 में। इससे पहले हम एक और बात करते हैं अनुच्छेद 61 की। यहीं पे ये बात भी अच्छी तरह से याद रखो, अनुच्छेद 61 में क्या लिखा है? 61 बता देता हूं मैं। अनुच्छेद 61, 61 क्या लिखा है? 61 लिखा है कि राष्ट्रपति व राज्यपाल को संवैधानिक दर्जा, राष्ट्रपति व राज्यपाल को क्या है? संवैधानिक दर्जा। मतलब समझो इसका, इसका मतलब क्या है? मतलब समझो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को संवैधानिक दर्जा, मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर हैं, तो इनके किसी भी फैसले को हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर हैं, तब तक हम इनके किसी भी फैसले को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। हाँ, अगर कोई पुराना कोई दीवानी मामला है, कोई भी दीवानी मामला हो, तो हमें 2 महीने की पूर्व पर वो प्रक्रिया चालू करनी पड़ती है। यानी कोई भी दीवानी मामला हो तो 2 महीने की पहले महीने के पूर्व हमने वो मामला दर्ज कराना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे हम? राष्ट्रपति व राज्यपाल अपने पद पर हैं, तो इनके किसी भी फैसले को क्या नहीं दिया जा सकता? न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्या लिखेंगे हम? राष्ट्रपति व राज्यपाल अपने पद पर आश्रित है तो इनके किसी भी फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी भी फैसले को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इनका कोई पुराना दीवानी मामला है तो 2 महीने की पूर्व पर वो दर्ज कराया जाता है। अगर कोई पुराना दीवानी मामला है तो 2 महीने के पूर्व में मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। करवाया जा सकता है, ये बात है। आई बात समझिए। अनुच्छेद 61 क्या कहता है? अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति व राज्यपाल को संवैधानिक दर्जा देता है, और ये जब तक अपने पद पर आश्रित रहते हैं तब तक इनके किसी भी फैसले को हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ये बात अच्छी तरह से याद रखना। अब लेते हैं राष्ट्रपति के पद को रिक्त भरने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 में बात करते हैं हम। अनुच्छेद 62 क्या कहता है? अनुच्छेद 62 कहता है, अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद को रिक्त, राष्ट्रपति के पद को मिटा दो आप।
रिक्त को पुनः भरने की प्रक्रिया, पुनः भरने की, मैंने बताया था अभी, अगर राष्ट्रपति स्वस्थ नहीं है, किसी कारणवश अपना त्याग पत्र दे देते हैं, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो चुकी है, तो उस अंतराल के अंदर हमें पुनः राष्ट्रपति का पद कैसे भरा जाता है, वो प्रक्रिया इसके अंदर है। पुनः मतलब ज्यादातर हम राष्ट्रपति का 6 महीने के भीतर भीतर क्या करवाया जाता है, लेकिन ये होती है प्रक्रिया पूर्ण रूप से लागू हो जाती है कि राष्ट्रपति का पद, ये भी ध्यान रखना, राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता। राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता, उसको तुरंत भरा जाता है, उसको तुरंत भरा जाता है। यह बात भी अच्छी तरह से ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 62 से लेकर जैसे 70 तक हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की, और जब हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तब उन अनुच्छेदों की बात करेंगे। अब अगला अनुच्छेद आता है 71। 71 क्या कहता है? 71 ये कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर किसी भी प्रकार का विवाद होता है, यानी किसी भी प्रकार का विवाद होता है, तो उस पर फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देता है। उस पर फैसला कौन देता है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देता है। संसद अलग से कानून बनाकर या अलग से कोई जांच बिठाकर पे उस पर फैसला नहीं कर सकती। यह फैसला देने का अधिकार सिर्फ किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। तो यह बात ध्यान रखो अच्छी तरह से। हम बात करते हैं अगले अनुच्छेद की। अगला अनुच्छेद क्या कहता है? अगला अनुच्छेद कहता है अनुच्छेद 71। 71 क्या कहता है? 71 कहता है राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है। इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है। यहीं पे नोट लगा के लिखो, कभी आपके कंफ्यूज ना हो जाए किसी चीज के लिए, कंफ्यूज न हो। नोट लगा के आप लिख सकते हो कि संसद इस पर किसी भी प्रकार का फैसला नहीं कर सकती, यानी इस पर किसी भी प्रकार की जांच कमेटी या आयोग नहीं बिठा सकती। संसद इस पर किसी भी प्रकार का फैसला नहीं कर सकती, नहीं कर सकती है। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई ना? अब आता है अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद आता है? लिख सकते हो आप, अनुच्छेद 72। और 72 में क्या है? 72 में लिखा है क्षमा याचना। क्षमा याचना प्रक्रिया लिखी है 72 के अंदर कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति मृत्यु या अन्य किसी भी सजा को कम कर सकता है या माफ कर सकता है या किसी अन्य सजा में उससे परिवर्तन कर सकता है। यह राष्ट्रपति के हाथ में पावर होती है। हम कहते हैं ना क्षमा याचना, राष्ट्रपति जी हमारा साथ दो, राष्ट्रपति जी हमारा साथ दो। तो अनुच्छेद 72 7 और 2, राष्ट्रपति जी हमारा साथ दो। हम राष्ट्रपति से साथ मांगते हैं, तो इसका याद करने की प्रक्रिया याद भी करो, राष्ट्रपति जी हमारा साथ दो। और साथ दो में क्या है? क्षमा याचना। क्या है? क्षमा याचना। ये राष्ट्रपति जी की है। तो हम इसमें लिख सकते हैं क्षमा याचना, क्षमा याचना। और क्षमा याचना में क्या है? ये देखो लघुकरण, निलंबन,
इस आधार पर ये राष्ट्रपति जी इन सजाओं को माफ करता है, उनको दूसरी सजा में परिवर्तन करता है या उस सजा में को कम कर सकता है। ठीक है ना? तो हम लिखेंगे यहां पर कि राष्ट्रपति, अगले पेज पे लिखते हैं, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 रहता है क्षमा याचना। क्षमा याचना करना। राष्ट्रपति राष्ट्रपति मृत्यु दंड को लेकर, मृत्यु दंड सहित किसी भी सजा को कम कर सकता है। माफ कर सकता है। निलंबन कर सकता, सॉरी निलंबन नहीं, मतलब उसे अन्य सजा में परिवर्तन कर सकता है। अन्य सजा में परिवर्तन कर सकता है। वो कहते हैं ना, अन्य सजा में परिवर्तन कर सकता है, जा सिमरन जा और जी ले अपनी जिंदगी। वो ये अनुच्छेद हमें प्रयुक्त करता है। राष्ट्रपति से हम क्षमा याचना मांग सकते हैं। अब देखो, राष्ट्रपति से क्षमा याचना की प्रक्रिया भी थोड़ी वैसे है, ध्यान देना। हम पहले न्यायालय जो फैसला लाता है तो उस क्षमा याचना के लिए हम क्या भेजते हैं? राज्यपाल के पास। राज्यपाल से वो क्षमा याचना, राज्यपाल के पास भी होती है क्षमा याचना की वो प्रक्रिया। अगर राज्यपाल वो क्षमा याचना बरकरार रखता है हमारी सजा, तो हम कहा जाते हैं? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति पूरी जांच के साथ, राज्यपाल प्लस हमारे सहायक मंत्रियों, सहायक सदस्यों से यह पूरी बातें और पूरी उस जजमेंट को देखता है। फिर उसके बाद में राष्ट्रपति क्या लेता है? एक्शन लेता है। और इस पूरी सजा यातना को हम क्या लघुकरण, परिहार और निलंबन के रूप में जानते हैं। लघुकरण, परिहार और निलंबन के रूप में, यह भी ध्यान रखना, लघुकरण, परिहार और निलंबन के रूप में हम यह सजा कर सकते हैं। लघुकरण समझ गए होंगे? लघुकरण मतलब कम करना, परिहार अन्य सजा और निलंबन यानी माफ करना। ये राष्ट्रपति की क्षमा याचना की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति क्या है? क्षमा याचना की प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 73 में क्या संघ सरकार की प्रक्रिया रखी हुई है। संघ सरकार की क्या रखी है? प्रक्रिया रखी है। तो वो इसमें आता नहीं है राष्ट्रपति के में। हम बात करते हैं अनुच्छेद 74 के पास में क्या है? राष्ट्रपति को एक मंत्री परिषद सलाह देने के लिए क्या होता है? अनुच्छेद 74 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री। क्या होता है? प्रधानमंत्री। उस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष हम माना जाए तो वो क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है? कार्यपालिका संबंधी शक्ति है। कार्यपालिका के संबंधित अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 74 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, और इस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? इसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है। एक बात ध्यान देना, अभी अब यही बता देता हूं आपको कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर एक
बात जोड़ी गई कि मंत्री परिषद की सलाह को राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा, मतलब एक बाध्य कर दिया है। मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। यह कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। यह सब जोड़ने के बाद होता है 44वां संविधान संशोधन 1978। 1978 में यह शब्द जोड़ा गया कि राष्ट्रपति उस सलाह को एक बार वापस लौटा सकता है, सिर्फ एक बार उस सलाह को वापस से लौटा सकता है। हाँ, अगर वह सलाह दोबारा एक बार लौटाने के बाद दोबारा राष्ट्रपति के पास जाती है तो फिर राष्ट्रपति को वह सलाह माननी पड़ती है। वह सलाह माननी पड़ती है। तो लिखो, यहीं पे नोट लगा करके लिखते हैं हम, नोट लगा के लिखते हैं, नोट लगा के लिखो। क्या लिखो? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में क्या जोड़ा गया कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया, मतलब मंत्री परिषद की सलाह को मानना पड़ेगा। मंत्री परिषद की सलाह पड़ेगा। इसी के अंदर हम लिख सकते हैं 44वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके अंदर क्या लिखा गया? इसके अंदर लिखा गया कि राष्ट्रपति उस सलाह को एक बार लौटा सकता है, यानी एक बार पुनः कर सकता, मतलब उसे लौटा सकता है। और अगर बाद में अगर वो आए तो उसे मानने के लिए बाध्य है। समझे? तो राष्ट्रपति इस सलाह में क्या लिखा है? इस सलाह में लिखा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार लौटा सकता है, लौटा सकता है। यहां तक यह बात समझ में आ गई क्या? मैंने क्या बताया? अभी मैंने बताया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह, जिसमें उसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर राष्ट्रपति को उस सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए मानने के लिए बाध्य है। प्लस फिर जोड़ा गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में, यह जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार राष्ट्रपति क्या कर सकता है? लौटा सकता है। लेकिन एक बार अगर वह सलाह दोबारा आती है तो फिर राष्ट्रपति को वह सलाह माननी पड़ती है। यह तो लिखा अनुच्छेद 74 के अंदर। अनुच्छेद 75 में क्या है? अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वह अन्य मंत्रीगणों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रीगणों की क्या करता है? नियुक्ति करना। एक बात तो जाना कि 91वां संविधान संशोधन होता है 2003 के अंदर, उसमें यह लिखा गया था कि प्रधानमंत्री सहित वह अन्य मंत्रियों तक 15% यानी लोकसभा के सदस्यों की 15% तक क्या बनाया जा सकता है? मंत्री बनाया जा सकता है। ये मंत्री बनाया जा सकता है। इस बात को भी अच्छी तरह से ध्यान है। अगली क्लास अब बात करते हैं फिर अगली क्लास के अंदर नेक्स्ट अनुच्छेद 75 की, अनुच्छेद 76 की, आगे तक जहां तक राष्ट्रपति का आपातकालीन है, राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं अध्यादेश जारी करने की, वो सारी बातें करेंगे हम अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय राम जी।